स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये किसका स्कोप है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्कोप डायरेक्टली स्कोप से शुरू नहीं करना। क्या करना? ए, इंट्रोडक्शन बोलना। इंट्रोडक्शन में क्या बोलोगे कि पिछले 100 साल में काफी प्रगति की है। किसने? ह्यूमन रिसोर्स ने। बी, मीनिंग बोलना कि एनीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमंस, अपॉइंटमेंट ऑफ पीपल एट द राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट कॉस्ट, उसको ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। और फिर उसमें प्रमोशन, प्लेसमेंट, ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय सब आ जाए। और सी डेफिनेशन जो तुमको रट्टा मारना है, जो इसी बुक में दिया हुआ है, निराली की बुक। और डी तुम स्कोप बोल सकते हो, मतलब ये दो 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 बोल सकते हो। अच्छा, तुम बोलोगे इससे फायदा? मैंने कॉलेज स्टॉप किया, 300 स्टूडेंट में मैं फर्स्ट था, मैं ऐसे लिखता था ABCD और फिर स्कोप 1 2 3, ये जो है ना इधर स्कोप में 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट वाइज लिख सकते हो, विद एग्जांपल दे सकते हो। इससे तुम्हारा फुल मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। तो शुरू करते हैं। स्कोप ऑफ HRM का पॉइंट नंबर 1, इट इज अ टूल फॉर मैनेजरल इफेक्टिवनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। नाउ यहाँ पे 360 एक्टिविटीज बोले हैं। एक्टिविटीज बहुत ज्यादा रहते हैं। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्रूटमेंट, एक्चुअली रिक्रूटमेंट से नहीं चालू होता, उससे भी पहले होता है, जिसको हम बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग मतलब सपोजिटली तुम एक BMW का शोरूम ओपन करना चाहते हो, ठीक है, BMW, ठीक है। तो BMW का शोरूम ओपन करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हारे मन में सवाल आएगा, अच्छा पैसे का सवाल नहीं आएगा, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है, कितने लोग लगेंगे। तुम क्या बोलोगे? या BMW से, BMW में ब्रांच मैनेजर एक रहेगा, सेल्स मैनेजर एक रहेगा, सर्विस मैनेजर एक रहेगा, अकाउंट्स मैनेजर एक रहेगा। अब सेल्स मैनेजर के पास 4 एम्प्लॉयज होंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स। सर्विस के टेक्नीशियंस 15 होंगे, समझ रहा है? तो तुम पहले से ही अंदाजा लगाओगे तुमको कितने लोग लगने वाले हैं। और उसके बाद आएगा रिक्रूटमेंट, लोग आएंगे कहाँ से, जॉब कैसा होगा, डिजाइन करना होगा। सो एक्चुअली मैनेजरल इफेक्टिवनेस मतलब तुम सही टैलेंट सही समय पे जब अपॉइंट करते हो तो तुमको सही लोग मिलते हैं। आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड कौन है? सत्या नादेला। गूगल का कौन है? सुंदर पिचाई। ये सब 15 15 20 20 साल से गूगल में थे। आया समझ में? सेकंड, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लीगल कंप्लायंस। नाउ इन लोगों ने कायदे नहीं बताए। कायदे हैं जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ट्रेड यूनियन एक्ट, मुझे लगता है 1924 है कि 1926, एक बार चेक कर लेना, 1926 है मुझे लगता है, ठीक है। फिर तुम्हारा वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट है। तो इतने सारे एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 61। तो स्ट्राइक, लॉकआउट, घेराव, ये सबके कायदे हैं। तुम जाकर सीधा स्ट्राइक नहीं कर सकते, उतना नोटिस देना पड़ता है। अच्छा, पहले तो फर्क समझो, ठीक है। मारुति में स्ट्राइक हुआ था, मारुति और वर्कर्स, उसमें एक ट्रेजेडी हुआ था। वो ट्रेजेडी ऐसा था, इंडस्ट्रियल रिलेशन तुमने मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा। वर्कर्स ने ह्यूमन रिसोर्स का एक आदमी को मार डाला था, एक एम्प्लॉय की जान चली गई थी। तो वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं। और यदि तुम बोलोगे हथियार वर्कर के पास है, एम्प्लॉयर के पास भी है। मारुति चाहे तो इनडिसिप्लिन की वजह से फैक्ट्री बंद रख सकता है, उसको लॉकआउट बोलते हैं। मारुति 1983 में आया था इंडिया में, शुरू हुआ। आज तक उसने 2.5 करोड़ कार बेचे हैं। आज उनके पास 16 मॉडल्स है, तुम्हारा अर्टिगा, वैगन आर। और इंडिया का सबसे ज्यादा सेलिंग कार है ऑल्टो। आज उनके पास करीबन 49% मार्केट शेयर है, ठीक है। और वो हर महीने बदलते रहता है वो शेयर। तो ये जो इंडस्ट्रियल लीगल कंप्लायंस है, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, ठीक है, प्रोडक्टिविटी वर्कर्स का हाई मोरल, मतलब सब खुश है काम में, सबको पगार अच्छा मिल रहा है, उनका लेबर को भी पगार मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। तो ये सब तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। लेबर एक्ट है अलग अलग, मैंने बताया। वर्कमेंस कॉम्पन अच्छा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, किसी वर्कर को इंजरी हुई, डेथ हुई तो कितना भरपाई होगा। ट्रेड यूनियन बनाना है तो उसके कायदे हैं। फैक्ट्रीज एक्ट है। अच्छा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट से झगड़ा हुआ तो कैसे सॉर्ट आउट होगा, ये सबके एक्ट है जो फॉलो करने। कॉम्पनसेशन, प्रोटेक्शन और रिप्रेजेंटेशन। अभी इंडिया में मिनिमम पेमेंट 200
210 रुपए के ऊपर देना पड़ता है वर्कर को हर रोज का, उससे कम नहीं दे सकते तुमको। पगार देना पड़ेगा। अच्छा, मारुति में जो एक पगार वर्कर को 30,000 से 40,000 स्टार्टिंग सैलरी कम से कम होगा, लेकिन जो 30 साल पुराने वर्कर है उनको 1.5 लाख रुपया का सैलरी भी दिया जाता है। ठीक है। सो जो टू प्रोटेक्ट दोज बेनिफिट्स, जो एचआर टीम रहती है उनको कॉम्पनसेशन, प्रोटेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, कोई एम्प्लॉय, इनफैक्ट बड़े कंपनीज तुम ले लो, टाटाज में, अब तुम टाटाज का गुजरात का प्लांट ले लो, ठीक है ना। उस गुजरात के प्लांट में तुमको विश्वास नहीं होगा, फुल टाइम डॉक्टर्स रहते हैं। 3 डॉक्टर्स रहते हैं 3 शिफ्ट में। मतलब डॉक्टर्स, कोई एम्प्लॉय बीमार है उसको फ्री में दवाई दिया जाता है। मतलब 8 8 आवर्स के 3 शिफ्ट हुए ना। अच्छा, फर्स्ट डॉक्टर आज एब्सेंट है तो सेकंड डॉक्टर को बिना, डॉक्टर फुल टाइम वहां पे होना चाहिए। एक डॉक्टर एब्सेंट है तो दूसरे को 16 घंटे का जॉब करना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर के बिना नहीं चलेगा। कोई इंजरी हो गई इमरजेंसी में तो इसलिए बोलने का तात्पर्य यह है कि तुमको फुल टाइम वहां पे डॉक्टर रखना पड़ेगा प्रोटेक्शन के लिए। और जो बड़े कंपनीज है वहां पे तो एम्बुलेंस रहता है, फायर ब्रिगेड का जैसे गाड़ी है ना, वो सब रहता है फैसिलिटीज। वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। अब वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या है, इन लोगों ने एच आर ए डी है। सी सबसे पहले होता है बेसिक अलाउंस, वो देना होता है। महंगाई भत्ता को डीए बोलते हैं। कोई खुद का घर नहीं है, भाड़े के घर पे रह रहा है, वो तो, अब तुम नासिक में हो, तुम पुणे में जाते हो, बॉम्बे में जाते हो, तुम्हारा खुद का घर थोड़ी होगा, तो तुम भाड़े के घर में रहते हो, तो उसका भरपाई को ह्यूमन हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। कुछ कंपनीज कार देती है, कुछ कंपनीज घर देती है जिसको अनफर्निश्ड या फर्निश्ड एकोमोडेशन बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड मिलता है, क्लब मेंबरशिप मिलता है, बोनस मिलता है। ऐसे अच्छा, कुछ सिटी बहुत महंगे हैं, हैदराबाद, सीसीए मिलता है, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। बच्चे स्कूल में तो एजुकेशन अलाउंस मिलता है। कोई बच्चा हॉस्टल में तो हॉस्टल अलाउंस मिलता है। घर से कंपनी तक ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। बीमार पड़े तो मेडिकल अलाउंस मिलता है। कितने सारे अलाउंस मिलते हैं तुमको। अच्छा, यूनिफॉर्म दिया तो यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। कोई प्रोजेक्ट में जा रहे हो तो प्रोजेक्ट अलाउंस मिलेगा। तुम स्टडी कर रहे हो तो स्टडी अलाउंस हो सकता है तुमको। ठीक है ना। और बैंक से कर्जा लिया तो हो सकता है इंटरेस्ट फ्री लोन मिले या इंटरेस्ट की भरपाई हो। एचएएल के खुद के स्कूल्स है, खुद के हॉस्पिटल्स है, उसको मेडिकल रिइंबर्समेंट बोलते हैं, ये सब कंपनी प्रोवाइड करता है। कार के साथ ड्राइवर होगा, शॉफर होगा, तो ये सब इसमें आएगा। किसमें आएगा? वेज, सैलरी, बेनिफिट्स, वेलफेयर। और 5 साल के ऊपर जॉब किया तो ग्रेचुइटी देना पड़ता है। रिटायरमेंट के टाइम पेंशन देती है कंपनी। ठीक है ना। रिटायरमेंट एंड सेपरेशन, रिटायरमेंट के टाइम में नॉर्मल इंडिया में एज रिटायरमेंट का 60 है। ठीक है ना। तो जो तुम 60 साल है ना, 60 एज में रिटायर हो गए। शॉर्ट सर्विस कमीशन, इंडियन आर्मी, टेन्योर ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है ना। इनका एक और होता है सुपर एनुएशन। मतलब तुमने ज्वाइन किया सुपर एनुएशन, कि भाई 15 साल बाद तुम रिटायर हो जाओगे, इसके सुपर एनुएशन बोलते हैं। ऐसा भी होता है कि तुम टेम्पररी वर्क करो, तुम परमानेंट हो, ठीक है ना, उनको 10 + 4 इयर्स का मिलता है। हाँ, जो एसएससी ना, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। तो इनका एक टाइम फ्रेम रहता है आर्मी का। ठीक है ना। उसमें तुम, उसमें भी, आर्मी में भी ये लोग कैसे केयर लेते हैं फिटनेस का। तुम हर रोज तुमको 6 बजे पीटी होता है सवेरे। और कुछ लोग डांड नहीं मारे, ठीक है, लेकिन साल में 5 किलोमीटर की दौड़ तुम नहीं पाए तो तुम आर्मी से आउट हो जाओगे। सबके कायदे रहते हैं। और जो एक होता है बैक ऑफिस। अब जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट है आर्मी का, वो तो फुल टाइम कश्मीर में नहीं रहेगा लड़ाई में, तो वो कश्मीर के बॉर्डर से 60 किलोमीटर पीछे रहेंगे हॉस्पिटल। समझ में आ रहा है? वो बैक ऑफिस हुआ। लेकिन जो मैदान में लड़ाई करते हैं उनका तो फिटनेस हमेशा पीक चाहिए, तो हर रोज उनका ट्रेनिंग होता है, कितना उनका देखना पड़ता है किस। अच्छा, जो आदमी रिटायरमेंट लेता है उसको पेंशन दिया जाता है, ग्रेचुइटी दिया जाता है, प्रोविडेंट फंड दिया जाता है। उनका आगे का लाइफ अच्छा रहो उसका भी देखना पड़ता है। सेपरेशन, अभी ट्विटर में इसको हकाल दिया ना, पराग अग्रवाल को,
बट हकालते समय कितना दिया उसको, मुझे लगता है कम से कम 400 450 करोड़ रुपए दिया होगा सेपरेशन का, जो भी ट्विटर के एम्प्लॉयज को हकाला जा रहा है। अभी नॉर्मली स्टैंडर्ड पेमेंट वहां पे 1.5 से 3 महीने का पगार देके हकाल है, ठीक है ना। तो ये सब रिटायरमेंट और सेपरेशन में आएगा। फिर जॉब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल और रिव्यू। जॉब इवैल्यूएशन क्या है और परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? तुम जॉब जो करते हो, अब एक बात बताओ, तुम्हारा पूरा साल का जो पढ़ाई है, तुमने जो किया, उसका तुम्हारा रिजल्ट से पता चलता है तुमने कैसे परफॉर्म किया। तो वैसे ही एक एम्प्लॉय पूरा साल जो काम करता है ठीक से किया कि नहीं, उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। इसके बहुत सारे टेक्निक्स है, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, एचबीओ है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे, एमबीओ है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है, फिर चेकलिस्ट है, ए बी, ऐसे वो तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की वीडियो में मैं बताऊंगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज चेकिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय, कि उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, क्या ट्रांसफर की जरूरत है, क्या हकालने की जरूरत है। एक कंपनी ले लो नासिक का, जिसमें जैसे अशोका बिल्डकॉन है, उसके 20, एक अशोका बिल्डकॉन नहीं, अशोका ग्रुप, उसके 20 कंपनीज है जिसमें अशोका बिल्डकॉन एक है। उनका हॉस्पिटल भी है अशोका मेडिकोर। अभी सपोजिटली एक एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है, तो उसको मे बी मेडिकल से स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाए। कितना अच्छा है, उनके पास 20 अलग अलग कंपनीज है ना उनके। तो ऐसे परफॉर्मेंस अप्रेजल देख के उसको कहीं और ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसे भी है। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इन लोग का लगातार ट्रेनिंग चालू रहता है, जिसको टेक्निकल भाषा में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बोलते हैं। जो ट्रेनर रहता है उसको 10 से 15 हजार रुपए दिन का दिया जाता है। कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट स्किल्स रहता है, कुछ। अब मैंने कुछ कंपनीज के कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ली है, उसमें कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मेरा टॉपिक था। जो झगड़े होते हैं उसमें कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि उसमें जब हमने एक्सपीरियंस पाया कि एक कंपनी में एक जैसे जनरल मैनेजर था, उसने सेल्स मैनेजर को बोला, जैसे टेबल में बैठे हुए, कि सर प्लीज कब पास करना। सेल्स मैनेजर ने तभी तो किया, लेकिन अगले दिन वैसे ही रिजाइन किया, कि मेरे को कैसे बोला, ईगो। ऐसे भी केसेस हुए हैं कंपनी में, तुम विश्वास नहीं करोगे, कि तुम शॉक हो जाओगे, कि लोग, ईगो भी संभालो, लोगों को भी संभालो, ठीक है। तो ये सब ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में आएगा। फिर स्टाफिंग, कितने लोग चाहिए, उनका अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, ठीक है ना। अब ये होता क्या, एक एक करके बताता हूँ। एक्चुअली स्टाफिंग के बजाय करेक्ट वर्ड इज मैन पावर प्लानिंग। कितने लोग चाहिए, कहाँ से आएंगे, प्लेसमेंट एजेंसी से आएंगे, न्यूज़पेपर में ऐड देने की जरूरत है, रिक्रूटमेंट। अब आएंगे, इंटरव्यू लिया जाएगा, सिलेक्शन, फिर उनको बताया जाएगा कि प्लेसमेंट, ठीक है, तेरे को अपॉइंट कर दिया गया है। फिर आएगा तो इंडक्शन। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा में इंडक्शन 7 दिन तक चलता है। नासिक में इगतपुरी प्लांट है, नासिक का प्लांट है, उसको बताया जाता है कंपनी का हिस्ट्री। 6 से 7 दिन तक इंडक्शन चलता है, कि अब तू कॉलेज में नया है तो कहाँ पे लेक्चर होंगे, लाइब्रेरी कहाँ है, कहाँ स्पोर्ट्स रूम है, ठीक है ना, टाइमिंग्स क्या है, लंच आवर्स क्या है, ब्रेक क्या है, प्रैक्टिकल का है, थ्योरी का है, मैदान का है, ठीक है ना, प्रिंसिपल का रूम कहाँ है, टीचर्स रूम कहाँ है, एचओडी कहाँ पे, ये सब कहाँ पे आएगा, तुम्हारे कॉलेज में। तो ये सब स्कोप है इसका, किसका, ह्यूमन रिसोर्स का। जॉब डिजाइनिंग एंड मैन पावर प्लानिंग। जॉब डिजाइनिंग मतलब तुमको, सी, एक बहुत यूनिक तुमको एक किस्सा बताता हूँ। अभी जापान में एक आदमी ने एक यूनिक जॉब डिजाइन किया। अब क्या होता है, अब सिंगल लोग हैं जो बहुत बोर होते हैं, उनको कंपनी चाहिए रहता है, क्योंकि अब तुम अकेला पिक्चर देखने जाओ तो तुमको बड़ा अजीब लग सकता है, ठीक है ना, वो बड़ा अजीब लग सकता है, कि भाई। तो वो आदमी ने अपने आप को ऐसे दिया कि वो तुम्हारे साथ चलेगा और तुमसे चार्ज लेगा 2-5 हजार रुपया। अब लेडीज लोग, सिंगल कोई है, बट जिसका मे बी डिवोर्स है, बट पार्टी में किसी को फ्रेंड के तौर पर लेके जाना चाहती है, तो वो आदमी बोलता है, आई एम अवेलेबल। बस जाने का पार्टी में, और वापस दोनों अपने अलग अलग रह। और उसने इतना अच्छा बिजनेस कर लिया उसमें से। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि जॉब डिजाइनिंग और मैन पावर प्लानिंग में काम क्या है, कैसे करना है, कौन करेगा, और कितने लोग लगेंगे, मैन पावर प्लानिंग, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन साइट में क्या होता है, तुम लेबर कहाँ ढूंढोगे, तो तुम लेबर कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हो, ठीक है। सो तुम क्या करोगे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोलोगे कि मुझे 100 लोग चाहिए, तो लेबर लेबर कॉन्ट्रैक्टर उनको भेजेगा 100 लोग। तो तुमको डिसाइड करना है कितने लोग चाहिए, जॉब क्या है और कितने लोग करने हैं।
फिर HRD सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजीज। आजकल इट ऑलरेडी शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसमें 14 साल का काम है, ठीक है ना। HR स्ट्रेटेजी, तो हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना काम है, कुछ डिपार्टमेंट का एक अपना टाइम फ्रेम है। जैसे कि तुमने एयरफोर्स में ज्वाइन किया तो 20 साल तक तुम पायलट रहोगे, उसके बाद तुम मे भी छोड़ दोगे, या एक एक एज तक तुम उड़ा सकते हो प्लेन, उसके ऊपर नहीं, ठीक है। तो HRD सिस्टम्स जो कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो सिस्टम्स है, कि उनको अपने स्ट्रेटेजी डिसाइड करने हैं। अभी कैसे ना, मुकेश अंबानी के बाद संभालेगा कौन रिलायंस? अभी से उन्होंने स्ट्रेटेजीज बनाना शुरू कर दिया। एक श्लोक है उनकी, एक बेटी को ये दे दिया ना कि एक लड़के को तू जियो संभाल, एक को बोला तू रिटेल संभाल। ये आगे का स्ट्रेटेजी है कि तुमको आगे चलकर जैसा टेक्नोलॉजिकल बदलाव आ रहा है, लोग बदलाव आ रहा है। अभी क्या होता है कि जब हेड ऑफ कंपनी, आज ट्विटर पूरा इलॉन मस्क संभाल रहा है, इलॉन मस्क नहीं रहेगा, बहुत लोगों ने तो छोड़ दिया और हकाल भी दिया गया है, तो ट्विटर तो एक बोलते ना नाव बन जाएगा जिसका कोई दिशा नहीं है, तो तुमको लगेंगे ना लोग। तो ये सब स्ट्रेटेजीज और HRD सिस्टम तुमको बनाना पड़ेगा। तो ये था तुम्हारा स्कोप ऑफ HR, समझा? तो यहाँ खत्म होता है।